बी को दूसरे नंबर पे लिख दिया, ई को तीसरे नंबर पे लिख दिया, डी को चौथे नंबर पे लिख दिया, तो क्या ये सुसंगठितता होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्यूटर्स आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, या फिर किसी भी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा हो। इसमें एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, खासकर नंबर को अच्छे स्कोरिंग लाने के लिए, साथ ही साथ किस प्रकार से हम एक बड़ी रैंक हासिल कर सकें। पहले निबंध जो है सामान्य तौर पर साथ में तैयारी के साथ दे दिया जाता था, और कई बार तो निबंध को एक प्रकार से नज़रअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति और संदर्भ में जिस प्रकार के निबंध पूछे जा रहे हैं और जिस प्रकार की लेखन शैली की अपेक्षा रखी जा रही है, उस सारी परिस्थितियों में एक अच्छा निबंध लिखना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा कार्य आज वर्तमान के संदर्भ में हो गया है। मित्रों, आज बहुत सारे ऐसे जो हैं, यानी मटेरियल्स, किताब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से निबंध का कैसे अच्छी तरीके से निबंध को लिखा जा सके, निबंध को बहुत ही, यानी कि निबंध जो है वो किस प्रकार से तैयार किया जा सके, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं किताबों आदि के माध्यम से बताई जाती हैं। लेकिन फिर भी ये जो निबंध है, ये क्या सीखा जा सकता है? क्या निबंध में मौलिकता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है? क्या निबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो क्या हो सकती हैं? निबंध जो है वो 300-400 शब्दों के बाद 1000-1200 शब्दों तक पहुंचाना क्या एक चुनौती भरा पूर्ण कार्य हो सकता है? क्या निबंध में और कोई परेशानियां, या जो है वास्तविक रूप से जो जब हम बार बार निबंध की प्रैक्टिस, या जो है बार बार निबंध का जो है कोई भी जो है लेखन कार्य करते हैं, तो हमें बार बार किन बिंदुओं पर हमेशा समस्या आती है? क्या निबंध जो है वो एक प्रकार से सारगर्भित तरीके से क्या हम उसको समेट नहीं पाते हैं? तो ये जो सारी बातें हैं, इन सब बातों पे आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये समझनी है कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, क्योंकि अच्छा निबंध लिखने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका जो है वो आपकी लेखन शैली की ही होगी। लेखन शैली जो है यदि वो विकसित नहीं है तो फिर एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है? लेकिन क्या इन्हीं शब्दों में ही निबंध जो है पूरा समिट जाएगा, या इन्हीं शब्दों के साथ पूरा निबंध जो है वो पूरा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। कौन कौन सी बातें निबंध में होनी चाहिए, और कुछ निबंध जो है उसके मैं आपके सामने आज उदाहरण भी रखूंगा, एग्जाम्पल भी रखूंगा। इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है आज आपके सामने मैं करूंगा। तो आप विशेष रूप से इस चीज़ को याद रखें कि निबंध जो है वो एक मौलिकता से भरा हुआ कार्य है। निबंध जो है ये किसी भी प्रकार से कहीं पर जो है, यानी कि निबंध से संबंधित जो है कहीं ट्यूशन ले ली जाए, निबंध से संबंधित कुछ चीज़ें जो है वो 1-2 घंटे में किसी से जो है सीख ली जाए, तो ये निबंध के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। ये मैं बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। निबंध जो है इससे संबंधित यदि हमें 100% यानी मैक्सिमम जितने मार्क्स जो है आ सकते हैं, जैसे हम बात करें यूपीएससी में तो मैक्सिमम 60%, 70% तक मार्क्स निबंध में बहुत सारे लोग लेकर आए हैं। स्टेट पीएससी में भी बहुत सारे जो हैं अच्छे मार्क्स जो है लोग लेके आए हैं, और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने 30-30 मार्क्स जो है उसका एक एवरेज जो है वो बाकी के विद्यार्थियों से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। यानी जो एक सामान्यतः एवरेज मार्क्स मिलते हैं उससे 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स प्राप्त किए हैं सिर्फ अपनी लेखन शैली की वजह से।
तो यहां पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो आपको मूल रूप से जो मेरी बात आपको पहुंचाने का प्रयास है कि निबंध जो है वो कोई जादू नहीं है कि 2-3 घंटे में आपको निबंध लिखना आ जाएगा। और यही चीज के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं कि आपको इस चीज से भ्रामक जो है अन्य तमाम प्रकार की चीजों से बचना है कि निबंध जो है सिर्फ हम 1-2-3 घंटे की क्लास या एक हमारा लंबा सेशन चलेगा और उससे हमें निबंध लिखना आ जाएगा। तो यदि ये सारी चीजें हम लोग लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम निबंध के साथ अन्याय करेंगे। निबंध के साथ जो है हम सही तरीके से वो जो है किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाएंगे, यानी निबंध के साथ न्यायपूर्ण जो है वो ये कार्य नहीं होगा। तो क्या किया जाए एक अच्छा निबंध लिखने के लिए? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो निबंध शब्द है, इस निबंध शब्द को यदि समझा जाए तो वही घिसी पिटी परिभाषा कि निबंध जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी धन बंध, अर्थात कोई ऐसी बात जिसे अच्छी तरीके से क्या किया जाए, बांधा जा सके, उसे क्या कहा जाता है? निबंध कहा जाता है। ये तो सब आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? यानी कि इस पूरे जो है निबंध की जो मूलभूत बातें हैं मैं वहीं तक केंद्रित रहना चाहूंगा, और मैं कोई इधर उधर जो है बहुत बड़ी लंबी चौड़ी या किसी अन्य प्रकार से कोई ऐसी चीजें जो सारगर्भित ना हो उन्हें बोलने से जो है मैं अनावश्यक रूप से बचने का प्रयास करूंगा। तो मेरा आज का जो मेन मुद्दा है कि आप तक सिर्फ और सिर्फ कम शब्दों में बहुत सारी बातें पहुंच जाएं। यानी इस सेशन को बहुत लंबा नहीं खींचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है मूल बातों पे ही चर्चा करनी है और वो मूल बातें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो इस पर हम लोगों को विशेष रूप से चर्चा करनी है, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो वही मैंने आपसे कहा, निबंध की परिभाषा जो सदियों से चली आ रही है, निबंध क्या है? जैसे अच्छी तरीके से बांधा जा सके। निबंध जो है इसको 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी धन बंध। ये तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मूल मुद्दा इसमें क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जो निबंध के प्राण तत्व हैं वो मैं शब्द आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है? तो निबंध के जो प्राण तत्व हैं वो क्या होने चाहिए, ये शब्द मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ये निबंध के सबसे महत्वपूर्ण प्राण तत्व है जिसमें आपको विशेष रूप से याद रखना है सुसंगठितता। सुसंगठितता, सुसंगठितता। निबंध के प्राण तत्व में दूसरा शब्द विशेष रूप से आपको याद रखना है सरसता। तीसरा शब्द आपको विशेष रूप से याद रखना है, वो शब्द है गद्यात्मक शैली का प्रयोग करना। गद्यात्मक शैली का अधिकांशतः प्रयोग करना। गद्यात्मक शैली का अधिकांशतः प्रयोग करना। चौथा कोई शब्द इस निबंध के प्राण तत्वों में हो सकता है, तो उसका नाम है निरंतरता, जिसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं। अगला कोई शब्द निबंध के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। इन सारे शब्दों के अलावा निबंध जो है उसमें वैयक्तिकता क्या होनी चाहिए? वैयक्तिकता। तो यहां पर मैं एक शब्द आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वैयक्तिकता। कौन सा शब्द? जो महत्वपूर्ण चीज है, वैयक्तिकता। और इसको एक शब्द के और रूप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, मौलिकता। मौलिकता। यहां पर जो हम लोगों ने शब्द लिखा था, कौन सा शब्द था ये? निरंतरता, कंटिन्यूटी। निरंतरता, कंटिन्यूटी। यहां में जो आपसे गद्यात्मक शैली का प्रयोग करना है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है रोचकता। रोचकता और आकर्षण। इतने शब्दों को अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम लोग एक अच्छा निबंध लिखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किस चीज का विशेष रूप से याद रखेंगे, यानी जो निबंध के प्राण तत्व हैं। तो निबंध का जो प्राण तत्व है वो ये शब्द है सुसंगठितता। सुसंगठितता का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से
क्रमबद्धता है। समझ लीजिए, ये कोई इंग्लिश के अक्षर लिखे हुए हैं ABCDEF। अब एक तो तरीका यह है कि इनको क्रम से लिखा हुआ है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। लेकिन यदि हमने इस प्रकार से लिखने का प्रयास किया कि सी को पहले नंबर पे लिख दिया, बी को दूसरे नंबर पे लिख दिया, ई को तीसरे नंबर पे लिख दिया, डी को चौथे नंबर पे लिख दिया, तो क्या ये सुसंगठितता होगी? इस चीज का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इसको जो है एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझा जाए? तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझने का एक निबंध जो है एग्जाम्पल लेते हैं, जो यूपीएससी में पूछा गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच जो राजकोषीय संबंध हैं उन पर नए जो आर्थिक जो उपाय हैं उनका जो है उनके ऊपर आर्थिक उपायों का प्रभाव। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो राजकोषीय संबंध, उन पर जो आर्थिक प्रभाव जो भी हुए हैं सरकार के द्वारा और संसद के द्वारा, उन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, यानी केंद्र राज्य संबंधों पर जो आर्थिक नए उपाय किए गए उसका क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप मान लीजिए ये निबंध लिखना है, तो सबसे पहले तो हम केंद्र राज्य संबंधों को समझाने का प्रयास करेंगे कम से कम शब्दों में, क्योंकि मूल विषय हमारा क्या है, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, जो भी आर्थिक बदलाव किए गए, जो भी आर्थिक प्रयोग किए गए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो केंद्र राज्य संबंध है इनके बारे में संविधान के भाग 11 और संविधान के भाग 12 में चर्चा की गई है। और अंग्रेजों के शासनकाल में इतना ज्यादा जो है आर्थिक स्वायत्तता नहीं थी राज्यों को। 1935 के अधिनियम में पहली बार राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। उसके बाद देश आजाद हुआ और संविधान के भाग 11 और संविधान के भाग 12 में जो है आर्थिक जो संबंध है उसको संवैधानिक रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट रूप से विभाजित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जो वित्त आयोग है, वो वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसकी सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। और क्षेत्रीय विकास सभी तरीके से हो सके, इसके लिए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, इनका गठन किया गया था। हालांकि अब योजना आयोग नीति आयोग के रूप में जो है बदल चुका है। तो बात यह आती है कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। ये जो एक निबंध लिखा है, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो इसी को ही कहा जा रहा है सुसंगठितता। यानी ऐसा नहीं है कि हम जो है शुरुआत की जो बात है उसको हम बीच में जो है उन शब्दों को लिखें। यानी हमें पहले शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा कि अंग्रेजों के समय जो आर्थिक स्वायत्तता थी वो बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे जो आर्थिक स्वायत्तता है वो राज्यों की, प्रांतों की धीरे धीरे क्या हुई, देश के आजाद होने के बाद बढ़ाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो है इसको प्रयास करेंगे। लेकिन बात यह आती है कि इस सुसंगठितता में इसका जो भूमिका है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हम कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि केंद्र और राज्य संबंधों को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, विशेषकर भाग 11 और 12 में। लेकिन देश की आजादी के बाद समय समय पर सरकारों के द्वारा आर्थिक प्रयोग किए गए, आर्थिक बदलाव आए, जिसके कारण अनेक परिवर्तन हमें समय के साथ देखने को मिले। तो ये एक इंट्रोडक्शन जो है छोटा सा लिखने का प्रयास किया है। अब इस वाक्य से, इस पैराग्राफ से ये एक प्रकार से इंटरेस्ट जागेगा श्रोता को या कॉपी चेक करने वाले को कि समय समय पर बदलाव जो केंद्र राज्य संबंधों में हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, उससे बहुत प्रकार का जो प्रभाव है वो देखा गया। तो वो अगले पैराग्राफ पढ़ने के लिए क्या होगा, इच्छुक होगा। यही जो है इसी शब्द को कहा गया है कि कंटिन्यूटी जो है, निरंतरता वो बनी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पैराग्राफ 1 को कनेक्ट करना है पैराग्राफ 2 से, और पैराग्राफ 2 को कनेक्ट करना है पैराग्राफ 3 से, और पैराग्राफ 3 को कनेक्ट करना है पैराग्राफ 4 से। यदि ये क्रमबद्धता, ये कंटिन्यूटी आप अपने निबंध में यदि शामिल कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से निबंध बहुत अच्छा बनेगा।
लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे निबंध को 2-3 घंटों में नहीं समेटना है, इस निबंध को 2-3 घंटे नहीं खींचना है, यानी कम से कम शब्दों में पूरी चीजें आपके पास आ जाए। मेरा आज का प्रयास आपके पास सिर्फ इतना मैं कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सुसंगठितता। सरसता का मतलब भाषा जितनी सरल होगी, जितनी मधुर होगी, सामने वाले के ऊपर उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट। यानी आपका निबंध आपको तो पढ़ना नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ना है। यानी यह निबंध जो है आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लिख रहे हो, तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जो कि सामने वाले व्यक्ति को एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए। भाषा की क्लिष्टता जितना रखने का प्रयास करेंगे, भाषा में जितने जो है लच्छेदार और जितना अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, निबंध की जो सरसता है वो उतनी कम होती जाएगी, निबंध की जो सरलता है वो इतनी कम होती जाएगी। अब यहां पर जो शब्द लिखा है सुसंगठितता और सरसता, तो यहां समझने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, कई सारे फूल जो हैं वो पड़े हुए हैं, उन फूलों में लाल रंग के फूल हैं, पीले रंग के फूल हैं, और जो है कई रंगों के जो है सफेद रंग के फूल हैं, कई रंगों के फूल जो है पड़े हुए हैं। लेकिन एक अच्छा माला बनाने वाला क्या करेगा, उन फूलों को सुसंगठित तरीके से व्यवस्थित करेगा। क्या करेगा, वो लाल फूल जो है वो एक तरफ रखेगा, सफेद फूल एक तरफ रखेगा, फिर उनके बीच में कोई एक फूल रखेगा। तो इस प्रकार से वो बड़ी सुंदर माला बनाने का प्रयास करेगा। इसी को कहा जा रहा है सुसंगठितता। लेकिन समझ लीजिए कि कोई ऐसा ना करे, फूल सामने जो है पड़े हुए हैं, जो फूल हाथ में आया उसको माला में क्या कर दिया, पिरो दिया। तो ऐसी स्थिति में वो माला कैसी बनेगी, बेतरतीब बनेगी, और ईश्वर भी उस माला से प्रसन्न होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, ये तो बात जो है मैंने एक प्रकार से ऐसे ही कह दिया आपसे, ईश्वर वाली बात समझाने के लिए। लेकिन हमने देखा होगा कि कभी भी जब हम देवालय इत्यादि में जाते हैं तो मालाएं जो हैं बहुत सुंदर तरीके से सजाई जाती है और वो जो है ईश्वर के चरणों में भेंट की जाती है। ठीक इसी प्रकार हमको भी अपने निबंध को इसी दिशा की ओर आगे बढ़ाना है, यानी कि निबंध जो है उसमें एक प्रकार से क्रमबद्धता, सुसंगठितता होनी चाहिए। ये शब्द को मैंने इस उदाहरण से समझाने का प्रयास किया, फूलों की माला के साथ समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात जो आपको विशेष रूप से समझनी है कि निबंध के ये प्राण तत्व हैं, और प्राण तत्व में दूसरी चीज आपको विशेष रूप से क्या समझनी है कि निबंध में मौलिकता, आपके अपने विचार जो है वो चाहिए। तो यहां पर एक शब्द आया होगा व्यक्तिकता, ये शब्द आया है व्यक्तिकता, और यहीं पर लिखा हुआ है मौलिकता। तो निबंध में व्यक्तिकता, मौलिकता का होना बहुत जरूरी है। यानी आपके जो विचार हैं वो आपकी मानसिक बौद्धिक जुगाली से निकले हुए होने चाहिए। यदि ये विचार आपकी बौद्धिक जुगाली से ना निकले गए हों तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि वो निबंध जो है उसको आप समेटोगे कैसे, उस निबंध को सारगर्भित कैसे करोगे। तो ये चीज को विशेष रूप से समझना है कि कहीं मौलिकता खो ना जाए, कहीं प्राण तत्व खो ना जाए, कहीं हम भटक ना जाए, और हम जो है संक्षिप्तता का भी विशेष रूप से प्रयास करेंगे। तो यहां एक शब्द और मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उस शब्द का नाम है संक्षिप्तता। कौन सा शब्द है वो, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता। अब यहां संक्षिप्तता का मतलब जो है वो समराइजेशन नहीं है। संक्षिप्तता का मतलब जो है अनावश्यक हमें बातों से बचना है, हमें जो है इररिलेवेंट मटेरियल से बचना है, जो टॉपिक है उसी पे ही कंसंट्रेट रहना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक निबंध का उदाहरण लिया था, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों पर जो भी नए आर्थिक प्रभाव और नए आर्थिक प्रयोग किए गए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहां पर जो है हमें इस बात को ध्यान देना है कि कहीं हम जो है टॉपिक से भटक ना जाएं। हमें संक्षिप्तता के साथ अपनी बातें रखनी है और रिपीटिशन नहीं करना है। याद रखना, कॉपी चेक करने वाले को भयंकर गुस्सा आ जाएगी यदि वही बातें घुमा फिरा के जलेबी की तरह जो है दोबारा से हमने शब्दों को और बढ़ाने का प्रयास किया। वहां पर निबंध की मौलिकता खो जाएगी, निबंध की जो है एक प्रकार से जो प्राण तत्व है वो कहीं ना कहीं सूख जाएंगे, और जो निबंध है वो वेंटिलेटर की ओर आगे चला जाएगा। ये बात मैं आपसे समझाने के लिए जो ये बात कह रहा हूं, इस बात को आपको समझने का विशेष प्रयास करना है। संक्षिप्तता होना जरूरी है, इररिलेवेंट मटेरियल से बचना है, अनावश्यक बातों से बचना है। संक्षिप्तता यानी सारगर्भित तरीके से, और जब भी 1000-1200 शब्दों का निबंध आता है तो आपकी पूरी मौलिकता जो है वो कॉपी के पन्नों पर सामने आती है।
तो जैसा कि मैंने सबसे पहली बात कही कि निबंध के जो प्राण तत्व है वो प्राण तत्व क्या है, आपको याद रखना है सुसंगठितता, सरसता, और सरसता यानी सरलता। किसकी? भाषा की सरलता। यदि भाषा की सरलता आपके लिए जो है वो सरल है पर दूसरों के लिए कठिन है, तो फिर आप बताइए जो सामने कॉपी चेक करने वाला जो व्यक्ति होगा वो कैसे आपको अच्छे नंबर दे पाएगा जब उसके निबंध समझ में ही नहीं आ रहा है। एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि लिखें आप और बाँचे खुदा। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि निबंध के प्राण तत्व जो है वो कहीं ना कहीं कम ना हो जाए, और प्राण तत्व में सुसंगठितता, सरसता का विशेष रूप से याद रखना है। तो पहली बात जो है इन शब्दों को आपको विशेष रूप से लेके चलना है। तो ये हो गया आपका पहला शब्द, ठीक है। दूसरा शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मौलिकता और व्यक्तिकता। यानी मौलिकता जो है कहीं खो ना जाए। ये निबंध के जो प्राण तत्व है, यानी आपके विचार जो है वो आपकी मानसिक बौद्धिक जुगाली से ही निकलने चाहिए। जो मानसिक और बौद्धिक जुगाली आपके माध्यम से होगी उसी के माध्यम से ही वो शब्द जो है वो कॉपी के पन्नों पर आने चाहिए। और यदि यकीन मानिए इस तरीके से आपके विचार जो है वो एक सही तरीके से लिखे जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे जो कई सारे ऐसे मॉडल निबंध जो नेट पर डले हुए हैं, यानी बहुत सारे जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनके निबंध, वो देखेंगे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं लिखी है निबंध में, उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज निबंध में नहीं लिखी है, केवल शब्दों को सरल तरीके से लिखा है और भाषा शैली में सरसता, सरलता, संक्षिप्तता का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपके सामने कोई बहुत सारे शब्द और बहुत भारी भरकम शब्द लाने का प्रयास नहीं किया है। यही 2-3 शब्द मैंने आपके सामने चर्चा की है। ये निबंध के प्राण तत्व हैं, इनके बिना निबंध जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। तो कौन सा शब्द आपको याद रखना है? सुसंगठितता, सरसता, सरलता, इसके बाद जो है व्यक्तिकता, मौलिकता, ये चीज जो है निबंध के प्राण तत्व है। और तीसरी बात यदि इसमें हम शामिल करेंगे तो वो है गद्यात्मक शैली। गद्यात्मक शैली का मतलब क्या होता है? गद्य वो है जिसे मापा ना जा सके। गद्य किसे कह सकते हैं? जो मापा ना जा सके। पद्य किसे कहते हैं? जो कविताओं में लिखा हो गया हो, जो छंदों में लिखा गया हो, जो अलंकारिक भाषाओं में लिखा हो, जो नायक नायिका की सुंदरताओं के ऊपर कई सारे जो है अलंकारिक युक्त जो है संदर्भों का प्रयोग किया गया हो, वहां पर कहीं ना कहीं पद्य शैली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गद्य शैली में विशेष रूप से याद रखना है भाषा और व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। तो निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है? गद्यात्मक शैली में। गद्यात्मक शैली का मतलब क्या होता है? जहां भाषा और व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो आपको अपनी भाषा अलंकारिक नहीं रखनी है। कहीं कहीं पर यदि कविता की आवश्यकता पड़ रही है, कहीं कहीं पर कुछ दोहे छंद की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनको निश्चित रूप से शामिल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य तरीके से जब निबंध लिख रहे हैं तो गद्यात्मक शैली में ही लिखना है। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये तीसरा बिंदु जो है ये बात याद रखनी। बस यही 3 बिंदु यदि आप तक पहुंच जाएं तो आप मान के चलिए कि ये जो निबंध का जो मैं आपके सामने सेशन लेके आया हूं, ये जो सेशन है काफी हद तक सफल हो जाएगा। यही 3 शब्द यदि आपने पकड़ लिए तो निश्चित रूप से निबंध जो है उसके प्राण तत्व आप तक पहुंच जाएंगे। बाकी और क्या होना चाहिए? बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है कि निबंध में कुछ और शब्द जैसे रोचकता और आकर्षण बड़ा होना रहना चाहिए। यानी कोई पाठक है, कोई श्रोता है, अब उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो बोर हो रहा है, तो वो क्यों आपका निबंध पढ़ना चाहेगा? तो निबंध में रोचकता, निबंध में आकर्षण कहीं खो ना जाए। निबंध में रोचकता, निबंध में आकर्षण कहीं खो ना जाए, ये हमारे शब्दों में लगातार बना रहे। और इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कंटिन्यूटी। यानी एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करना है, दूसरे पैराग्राफ को तीसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करना है, तीसरे को चौथे पैराग्राफ से कनेक्ट करना है। इस चीज का विशेष रूप से याद रखना। और फिर जो है कुछ और शब्द यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, लगभग सारे शब्द जो है हम लोगों ने इस पे चर्चा करने का प्रयास किया है। तो शब्द तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। निबंध में और भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे आपको सिर्फ 3 ही शब्दों पर फोकस कराना था। वो 3 शब्द कौन से हैं? सुसंगठितता, सरसता, सरलता। ये सब एक ही जो है पैमाने में इसको रखा जाएगा,
एक ही जो है कटघरे में रखा जाएगा। दूसरा शब्द जो आपको विशेष रूप से याद रखना है, अपनी मौलिकता, अपना व्यक्तित्व, अपनी व्यक्तिकता, वो निबंध में आनी बहुत जरूरी है। और तीसरी जो शब्द जो है आपके सामने इस्तेमाल किया है वो है गद्यात्मक शैली का प्रयोग। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की अलंकारिक भाषाओं से, उपमा इत्यादि वाली भाषाओं से बचना है। ये तीन शब्द यदि आपने पकड़ के रखे हैं तो निश्चित रूप से निबंध बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाएगा। फिर मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले एक निबंध की चर्चा की थी कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। तो जैसे निबंध का एक टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक मैं आपके सामने लिख भी देता हूं। मान लीजिए एक निबंध का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंधों पर, जो केंद्र राज्य संबंधों पर जो आर्थिक उपाय किए गए हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर आर्थिक प्रयोगों का प्रभाव। तो मान लीजिए ये निबंध पूछा गया है, तो इस निबंध की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको केंद्र राज्य संबंध जो है, यानी आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो वो इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, उस पूरे निबंध को एक प्रकार से कुछ शब्दों में बांधने की कोशिश करोगे कि केंद्र राज्य संबंधों को संविधान के भाग 11 और 12 में समझाया गया है। हालांकि देश की आज़ादी के पहले भी केंद्र राज्य संबंध जो हैं वो बने हुए थे, लेकिन वो उतने प्रभावशाली नहीं थे। केंद्र राज्य संबंध जो है समय समय पर आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते रहे हैं, और विशेषकर जो है ये सारे जो हमारे यानी आर्थिक जो प्रभाव जो हमें देखने को मिले हैं पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर 1990 के दशक तक, तो अब इसको एक लाइन में बांधना है, क्योंकि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो फिर से मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन की चर्चा कर रहा हूं। केंद्र राज्य संबंधों को संविधान के भाग 11 और संविधान के भाग 12 में समझाया गया है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों को 7वीं अनुसूची में भी जो है समझाया गया है, लेकिन समय समय पर सरकारों के द्वारा नई नई नीतियां और नियम लागू किए गए हैं, संसद के द्वारा भी, जिसके कारण पिछले कई दशकों से केंद्र राज्य संबंधों का प्रभाव राज्य और अन्य क्षेत्र में देखने को मिला है। इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है। एक लाइन आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, अदरवाइज 4 से 5 लाइन ही इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको एक प्रकार से वो बातें लिखनी है जिसको आप आगे अच्छी तरीके से समझाओगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप विस्तार से समझाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे कि देश की आजादी के पहले ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों के शासनकाल में केंद्र राज्य संबंध है, उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, क्योंकि केंद्रीकृत जो है शासन व्यवस्था थी। केवल 1935 के अधिनियम में जब प्रांतीय स्वायत्तता घोषित की गई थी, तब राज्यों को कुछ वित्तीय अधिकार मिले थे, अदरवाइज जो है पूरी जो शक्तियां थी वो केंद्रीकृत ही प्रकार से थी। दूसरी लाइन आप क्या लिखने का प्रयास करेंगे इसके बाद, कि देश में जो है आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, वित्त आयोग के द्वारा अनेक सिफारिशें की गई। फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हुए 1990 तक जाएंगे, लेकिन फिर लिखेंगे लेकिन 1990 में एक बड़ा प्रयोग जो है वो हमारे देश में आर्थिक जो है संबंधों में किया गया, जिसमें जो है कोटा परमिट प्रणाली को समाप्त किया गया और LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू किया गया, जिसके माध्यम से कोटा परमिट प्रणाली समाप्त हुई और बाजारों को खोल दिया गया। इन सभी प्रभावों के कारण जो है, इन सभी जो है कार्यों में हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव का विशेष रूप से योगदान रहा। फिर आपको ये बात लिखनी है कि किस प्रकार से 90 के दशक में जो कोटा परमिट प्रणाली समाप्त होने के बाद एक नए आर्थिक जो है संबंध जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अब वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है। यहाँ पर यह भी आपको समझना है कि 1990 के दशक में परिस्थितियां वो हो गई थी कि हमारे पास जो है मात्र 1 महीने से भी कम का जो है सोना और जो है बहुत सारी जो रुपए हैं वो बचे हुए थे, और हमें जो है IMF के सामने जो है कई किलो सोना गिरवी रखना पड़ा।
हमें जो है अपनी अर्थव्यवस्था का एक बार फिर से विनियम करना पड़ा। ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो आप क्या प्रभाव पड़े उसमें आप एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं। फिर 90 के दशक में मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, इनके बारे में भी एक दो लाइन लिख सकते हैं। फिर 2003 के बारे में लिखेंगे, 2003 में किस प्रकार राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम लाया गया। फिर उसके बाद योजना आयोग जो है उसकी जगह नीति आयोग। अब यहां पर जो है थोड़ा सा निबंध को क्या देंगे, गहराई देंगे। यानी जो राज्यों की हमेशा समस्या रही है, क्या रही है कि एक प्रकार से क्षेत्रीय और संतुलित विकास जो है उसमें केंद्र का भेदभाव रहा है। जो योजनाएं थी वो सही समय पर केंद्र के द्वारा जो है प्रायोजित योजनाएं थी, सीएसएस, उसका पैसा जो है समय पर राज्य तक नहीं पहुंचा। प्लस केंद्र राज्य का जो बंटवारा है उसमें भी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। प्लस आर्टिकल 275 का भी उल्लेख कर सकते हैं, 290, 293 जो है इनका भी जो है उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन 275 का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा राज्यों के आरोप लगे हुए हैं, ये भी जो है आप बात रख सकते हैं। फिर जो है राजकोषीय जो संघवाद है उसको अपनाने का प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है जीएसटी, आपको याद रखना है कि किस प्रकार 2017 में जीएसटी से संशोधन जो है विधेयक आया और उसमें केंद्र राज्य संबंधों के बीच जो सहकारी संघवाद है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो अब आप मुद्दे के कोर पे पहुंच गए। जो कॉपी चेक करने वाला है वो बड़ा खुश होगा, क्योंकि असली मुद्दा जो है वो यहीं पर ही है। क्योंकि केंद्र राज्य संबंध है उसमें बड़ी भूमिका केंद्र की होती है, पेरेंटिंग भूमिका केंद्र की होती है और राज्य जो है वो केंद्र की तरफ कहीं ना कहीं आशा लगा के देखते हैं। जिस प्रकार चातक पक्षी वर्षा का इंतजार करता है, ये मैं केवल एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार कहीं ना कहीं जो राज्य है वो केंद्र की ओर पैसे के लिए, धन के लिए हमेशा देखते रहते हैं। और यहां पर समस्या कब आती है, जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो। केंद्र राज्य संबंधों में समस्या सबसे बड़ी तो वहां तक आ जाती है कि जब केंद्र की योजनाओं को राज्य लागू तक नहीं कर पाते। अभी पिछले हमने कुछ सालों में यह देखा कि नरेंद्र मोदी की बहुत सारी योजनाएं जो थी वो बंगाल में लागू नहीं की गई, अन्य राज्यों में लागू नहीं की गई। तो ये सारी बातें जो है आप उतना लिखने से बचना कि जिसमें राजनीति में कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपका पूर्वाग्रह झलके। लेकिन इतना जरूर लिखना कि राज्यों की जो पिछले 50-60 साल से समस्याएं रही हैं और क्षेत्रीय विकास जो है उसका असंतुलन रहा है, केंद्र राज्यों के बीच सहकारी संघवाद और संघात्मक ढांचे को जो परिपक्व करना है उसके लिए जो जो नए कदम उठा सकते हैं, वो जीएसटी काउंसिल बनाई गई, नीति आयोग बनाया गया, राज्यों का विकास, राज्यों, यही जो है आपको इस मुद्दे पे ज्यादा फोकस करना है। और अंत में वही बातें लिखेंगे कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी केंद्र राज्य का जो संघात्मक ढांचा है और केंद्र राज्य के बीच जो सहकारी संघवाद है उसको जीएसटी और अन्य माध्यमों से बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वित्त आयोग ने, 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश भी ये की थी कि जो केंद्र राज्य के बीच करों का जो बंटवारा है वो 32% से बढ़ाकर 32% से बढ़ाकर 42% तक पहुंचाया जाए। ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो निबंध में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छे नंबर ना मिले। अब मुझे आप बताओ, मैंने कोई इसमें आपको कोई ऐसी बात बताई जो यहां से वहां से कोई बहुत ज्यादा आंकड़े लेके आया हूं? मैंने तो सिर्फ बांधने की कोशिश की है। यही निबंध के प्राण तत्व है। यानी आप हल्के शब्द, हल्के का मतलब बहुत ज्यादा डिटेल वाले, आंकड़े वाले शब्द ना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन फ्रेमिंग जो है यदि आपने गलत कर दी, और ये लिखा है ना, इसके पीछे जो शब्द लिखा हुआ था कौन सा, सुसंगठितता, सरसता, सरलता, इनसे कहीं यदि आप विचलित हो गए, चूक गए, तो यकीन मानना वो निबंध जो है 400-500 शब्दों के बाद फिर रिपीटेशन हो जाने लगेगा। अब आपके पास वो कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि रबड़ लेके आप जो है वो शब्दों को मिटा सको। आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि समय जो है आप घटा सको, क्योंकि 1000-1200 शब्दों का जो निबंध है वो आपको एक निश्चित समय में ही लिखना है, पूरा करना है। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, यानी आप सीधे सीधे फंस जाओगे। और इसी को ही जो है विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं कि हमें निबंध को लिखना कैसे है। यानी निबंध जो है वो सुसंगठितता, क्रमबद्धता, सरसता, लयता, ये जो है बीच में कहीं खो जाती है। इसको दूर करने के लिए क्या करना है, पहले ही आपको एक रूपरेखा बना लेनी है। रूपरेखा बनाइए, रूपरेखा के अनुसार जो है एक क्रोनोलॉजी तैयार कीजिए। क्रोनोलॉजी के अनुसार जो है आप जो है पैराग्राफ और टॉपिक के साथ जो है निबंध लिखना चालू करें। और
याद रखना कि आपके शब्द जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि सामान्य तरीके से लिखा जा रहा हो, लेकिन यदि आप निबंध में पूरी तरीके से लयबद्धता, कंटिन्यूटी का आपने ध्यान में रखा है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये मैं आपको पूरे उदाहरणों के साथ बता रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर यानी जो बहुत सारे विद्यार्थी जो सिलेक्ट हो गए यूपीएससी में, उनकी कॉपी जो है वो नेट पर अन्य स्रोतों पर डली हुई है। आप देखना, उन्होंने कोई विशेष बात नहीं लिखी है, अपने जीवन से संबंधित बातें लिख दी, अन्य बातें लिख दी हैं, लेकिन उनको नंबर जो है एक एवरेज से 30-30 नंबर ज्यादा मिल गए। तो क्या यूपीएससी का कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर था वो जो है किसी अन्य अवस्था में आया था, जो उसने सरल और सामान्य बातों के होने के बावजूद भी 20 नंबर 30 नंबर ज्यादा दे दिए? यानी कि वो नशे की हालत में था जो उसने किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ज्यादा नंबर दे दिए? ऐसा नहीं है। इसी चीज को आपको समझना है कि हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें, बहुत सारे डेटा जो है वो निबंध में शामिल कर दें, लेकिन निबंध के वहां प्राण तत्व खो जाते हैं जब हम निबंध को समेट नहीं पाए। मैंने एक माला का भी आपके सामने उदाहरण लिया था। अब यहां आपको जो मूल बात समझनी है वो सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी बातों के बावजूद निबंध जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। और आजकल यूपीएससी जो है बहुत ज्यादा पसंद, यानी एक दार्शनिक, एक अमूर्त जो है निबंध यूपीएससी जो है निश्चित रूप से खंड 1 और खंड 2 के रूप में जो है वो यूपीएससी जो है हमेशा से मतलब जो है एक तो है निबंध जो है इसी पर आता है। तो मान लीजिए कोई अमूर्त विषय पर निबंध पूछे जा रहे हैं, ये तो एक ऐसा विषय था जो सब लोगों ने सुना होगा, पर मान लीजिए कोई अमूर्त विषय आ गया। अमूर्त विषय में कोई जो है एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी एक निबंध का उदाहरण ले लेते हैं अमूर्त विषय में। जीवन की जो अंतिम सफलता है उसे कोई भी व्यक्ति निश्चित नहीं कर सकता है, ठीक है। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि बंदरगाह का जो काम है, जो जहाज का काम है, वो बंदरगाह के समीप खड़े रहना नहीं है। पता है कि वो जहाज है वो मौजों से टकराएगा, वो लहरों से टकराएगा, वो तूफानों का सामना करेगा, लेकिन जहाज केवल बंदरगाह पे खड़े होने के लिए नहीं बने हैं। जहाज को तो समुद्र पे जाना ही है, उसे तो समुद्र की लहरों से टकराना ही है। तो ये कुछ अमूर्त विषय से संबंधित निबंध है जो पूछे जा सकते हैं। सत्य जो है वही सत्य है और सत्य ही सत्य है, यानी जो है रियल जो है, इसके बारे में निबंध पूछा जा चुका है यूपीएससी में। पहली पाठशाला जो है वो बालक की, उसका मां का घर होता है। इस प्रकार के निबंध, शिक्षा से संबंधित निबंध, पंखों को फैलाओ, जमाना उड़ान देखता है, पूछ लिया कोई भी वर्ड कहीं से उठाकर इस पे निबंध लिखिए। तो याद रखना, अमूर्त विषयों पर निबंध जो हैं बड़े अच्छे लिखे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइन के पीछे जो उद्देश्य है उसमें 1000-1200 शब्द पूछना चाह रहा है। अब मान लीजिए कोई भी एक लाइन जो है हमने उठा के ले ली, जैसे एक लाइन उठा के ले ली कि जो जहाज है वो बंदरगाह में रुकने के लिए नहीं बनाए गए हैं। जहाजों का तो काम है कि वो मौजों में, मझधारों में, समुद्र के बीच में जो है वहां पर गोता लगाए, वहां पर जाए। इसका मतलब क्या है, जीवन में हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब इस निबंध को यदि लिखना है तो आजकल जो एक नई परंपरा चल रही है कि 2 पंक्तियां जो है शुरुआत में लिख दी किसी बहुत महान व्यक्तित्व की, या फिर कोई कविता से शुरुआत कर दी। याद रखना, ये हार्ड एंड फास्ट जो है नियम नहीं है निबंध का। यानी निबंध के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि शुरुआत किसी महान व्यक्ति की कोटेशन से की जाए। कोई जरूरी नहीं है कि निबंध की जो शुरुआत है वो किसी कविता, किसी छंद, किसी दोहे से की जाए। बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपकी इच्छा जो है किसी अन्य अपने शब्दों से करने की है तो आप अपने शब्दों से करें। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब हम किसी महान व्यक्ति, यानी महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, कोई भी महान व्यक्ति की यदि 2-3 लाइनें लिख देते हैं तो उससे बात में वजन पड़ता है। लेकिन लोगों ने इसे अपनी परंपरा बना लिया है। तो हमें लीक पर जो है रट्टाफिकेशन वाली कहानी पर नहीं चलना है, हमें अपनी मौलिकता के अनुसार आगे बढ़ना है। तो जैसे मैंने कहा, अमूर्त विषयों पर अनेक प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अमूर्त विषय का अर्थ समझना है
क्योंकि यहाँ पर खतरा सिर्फ इतना इस बात का होता है, यदि आप अर्थ पूरा नहीं समझ पाए तो वो निबंध गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अमूर्त विषयों पर जो निबंध लिखना होता है वो सबसे आसान सरल होता है, बशर्ते आप उसका अर्थ समझ पाए। ठीक है, तो किसी दिन अमूर्त निबंधों को भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा और उनकी विशेष रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा मूल मुद्दा ये था कि चाहे अमूर्त विषय हो या मूर्त विषय हो, मूल रूप से आपको इतना याद रखना है कि जब भी अमूर्त प्रकार के निबंध आए तो उसमें कोई नियम नहीं होता है कि आपको जो है प्रस्तावना किस प्रकार से लिखनी है, उसकी मेन बॉडी में क्या लिखना है, और निष्कर्ष में ये सारी बातें जो है बस एक ही शब्द से लिखनी है आपको, सुसंगठितता, सरसता और सरलता। इसके अलावा और कोई बात याद नहीं रखनी। यानी निबंध का कोई विषय नहीं होता है, निबंध का कोई भी विषय नहीं होता है, इसीलिए तो उसे कहा गया है कि वो मौलिकता, वो लिखने वाला जो निबंध लिखने वाला है वो उसकी मौलिकता, उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। 1200 शब्दों में यदि कोई भी व्यक्ति लिखेगा तो उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कहीं ना कहीं जो है ये भी होगा कि आखिरकार वो 1012 शब्दों को क्या बांध पाने की उसके अंदर क्षमता है, क्या वो 1012 शब्दों को बांध सकता है या वो 1012 शब्दों को नहीं बांध सकता है। तो यहां पर मैं सिर्फ आज आपसे इन्हीं 3 शब्दों के ऊपर फोकस करने के लिए मुख्य रूप से जो है चर्चा करने के लिए आया था कि ये 3 शब्द जो है जब भी आप निबंध लिखो तो इन 3 शब्दों का विशेष रूप से याद रखना। एक तो ये सुसंगठितता, सरसता, सरलता, दूसरा जो है आपके निबंध में व्यक्तित्वता, मौलिकता होनी चाहिए, तीसरा जो है गद्यात्मक शैली का आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात को याद रखिए कि निबंध के प्राण तत्व है, कहीं निबंध जो है वो सरसता, सरलता, संक्षिप्तता, गद्यात्मक शैली, इनसे कहीं भटक ना जाए। ये निबंध के प्राण तत्व है, इस चीज को विशेष रूप से आपको समझना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने काफी सारी चीजें जो हैं वो आपको निबंध के बारे में बताने का प्रयास किया है। लेकिन बात ये आती है कि क्या निबंध जो है वो 2-3 घंटे में कवर हो सकता है? क्या निबंध जो है उसकी क्लास इत्यादि लेने से निबंध अच्छा हो जाएगा? तो आप याद रखिए, ये व्यक्तित्व और मौलिकता और आपकी लेखन शैली का एग्जाम है। आप अपनी लेखन शैली को 2-3 घंटों में नहीं बदल सकते, आप अपनी लेखन शैली को 2-3 घंटों में नहीं बदल सकते, आप अपने व्यक्तित्व को 2-3 घंटों में नहीं सुधार सकते। जो आपका व्यक्तित्व है वो तो व्यक्तित्व वैसा ही रहेगा, आपकी जो मौलिकता है वो 2-3 घंटों में नहीं। तो ये सिर्फ जो है लफाजियां और इधर उधर की बातें हैं कि हम जो है निबंध को इस प्रकार से लेने का प्रयास करते हैं कि अचानक एक जो है क्या होगा, चमत्कार होगा और 2-3 घंटे की क्लास में हमारी लेखन शैली बहुत अच्छी हो जाएगी। 2-3 घंटों की क्लास में जो है हमारा जो व्यक्तित्व है वो उजला होकर सामने आ जाएगा, एक बहुत तरीके से जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ और स्वच्छ होकर और बहुत ही परिष्कृत होकर जो है हमारा व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। तो यकीन मानना ये सिर्फ और सिर्फ निबंध के साथ अन्याय है। आपका व्यक्तित्व, आपकी लेखन शैली समय के साथ सुधरेगी और इसके लिए मुझे कुछ कठोर शब्द बोलने ही पड़ रहे हैं। शब्द यह है कि यदि लेखन शैली को अच्छा करना है तो लगातार लिखना है। यदि आपके ग्रेजुएशन में बीए, एमए जैसे विषय नहीं रहे हैं, यानी आपकी लेखन शैली उतनी नहीं रही है, तो आपको लिखने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 400-500 शब्दों के बाद कहीं जो है आप 400-500 शब्दों के बाद कहीं जो है आप निबंध लिखने में अपने आप को असहज महसूस कर पाते हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और यकीन मानिए, जब आप अपनी मौलिकता और अपने ऊपर भरोसा करके निबंध लिखेंगे, तो मैं 1000-1200 शब्दों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि 5000 शब्दों में भी निबंध लिखना पड़े तो आप जो है बिल्कुल खुशी खुशी होकर और हंस हंस के जो है 5000 शब्दों में निबंध लिख दोगे। 1000-1200 शब्द तो कोई औकात ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी होती है कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। हम जो मार्केट की फोर्सेस हैं उसके जंजाल में फंसकर, उस जाल में फंसकर जो है हम जो है कट पेस्ट, रटा हुआ इधर उधर से वो चीजें जो है जो हमारे दिमाग में वो लिखने का प्रयास करते हैं, तो मौलिकता अपने आप ही खो जाएगी, व्यक्तित्व का आता पता नहीं रहेगा। तो मैं कुछ कठोर शब्दों का आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाषा शैली, लेखन शैली एक दिन में विकसित नहीं होती है, 2-3 घंटों का गेम नहीं है। इस चीज को समझ लेना, इस भ्रामक प्रचार से बचना है, बात नंबर 1। दूसरी बात, आपका व्यक्तित्व, आपकी मौलिकता,
ये आपके सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के ऊपर निर्भर करेगा। और यहां 1000-1200 शब्द नहीं, आप 5000 शब्दों का भी निबंध लिख दोगे यदि आपने कट पेस्ट रटी रटाई चीजों के अनुसार निबंध लिखने का प्रयास किया। तो मौलिकता यानी आप सोचते जा रहे हो और उस चीज को क्रमबद्धता से लिखते जा रहे हो, रिपीटिशन आपका हो नहीं रहा है, संक्षिप्तता बनी हुई है, तो मैं आपके साथ ये गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई भी ताकत निबंध में मैक्सिमम जो 70% मार्क्स लोगों ने प्राप्त किए हैं उस श्रेणी में आपका भी नाम होगा। और मैंने भी ये कार्य करके दिखाया है। तो मैं अपनी बात तो मुझे कहनी ही नहीं है, क्योंकि जो है बात हो रही है विद्यार्थियों की। तो निश्चित रूप से आपको इस बात को समझना है कि कई बार आप सुनते हो कि उसने पहली बार गया और निबंध लिखा और उसके जो है 150 से ज्यादा नंबर आ गए और वो बहुत ज्यादा टॉपर था, यानी बहुत अच्छा जो है वो पढ़ने वाला था, लेकिन निबंध में उसके नंबर 100 से भी कम रह गए। ये सब जो है आपको विशेष रूप से समझना है, कहीं टॉपिक से फिसल तो नहीं गए, कहीं टॉपिक की जो सार्वगर्भिता है यानी टॉपिक का जो प्रासंगिकता है उससे कहीं भटक तो नहीं गए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रही होंगी जिसके कारण जो है उस निबंध में नंबर कम मिले होंगे। लेकिन यदि इन 3 चीजों का आप इस्तेमाल याद रखेंगे, कौन कौन सी 3 चीज जो मैंने अभी आपको बता दी है कि सुसंगठितता, सरसता, इसके बाद व्यक्तिगता, मौलिकता और तीसरा है गद्यात्मक शैली, इनके साथ साथ आप अपने ऊपर भरोसा करते हुए आपकी जो लेखन शैली है और जो अपना व्यक्तित्व है उसके अनुसार लिखने का प्रयास करोगे। यानी एक शब्द यहां पर लाने का प्रयास कर रहा हूं जो मैं पहले बोल चुका हूं, बौद्धिक जुगाली, मानसिक जुगाली। जब उनके माध्यम से आप लिखोगे तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई भी ताकत आपको निबंध लिखने से हरा नहीं सकती और निबंध जो है एक बहुत अच्छा जो है आप लिख पाओगे। तो यही मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि इन्हीं बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहां पर आपका निबंध जो है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ जाएगा। और ये जो मैंने अभी जितनी बातें कही आपसे कि निबंध में किसी भी प्रकार के भ्रम से बचना है, ये 2-3 घंटों की कहानी नहीं है। व्यक्तित्व का विकास जो है बार बार इंटरव्यू देने से नहीं होता है, ठीक है। यानी बार बार इंटरव्यू का मतलब जो है आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके अपने संज्ञानात्मक और आपके मनोभाव से बना है। पिछले 20 साल 22 साल लगे हैं उस व्यक्तित्व को बनने में। आपकी लेखन शैली आपकी क्लास फर्स्ट से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक जो है उससे आपकी लेखन शैली जो है वो बनी है। अब उस लेखन शैली को सुधारना है, उसको और जो है इन्हांसमेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर प्रयास, बहुत सारी अच्छी चीजों का समावेश, अच्छी गद्यात्मक शैली। तो फिर कौन ऐसा जो है, कौन ऐसी बाधा है, कौन सी ऐसी बाधा है जो हमें अच्छा निबंध लिखने से रोक सकती है? बस इतना ही तो काम करना है। हमें जो है अपनी मौलिकता को बचा के रखना है और अपनी लेखन शैली जो है वो लगातार इन्हांस करते रहनी है। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को मित्रों, दोस्तों यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। इस चीज का विशेष रूप से याद रखें कि निबंध जो है बस इन्हीं 3 शब्दों में समेटा हुआ है और यही 2 शब्द जो है आपको घर लेके जाने हैं, ठीक है। आपकी मौलिकता कहीं खो ना जाए, आपकी लेखन शैली जो है वो आपके साथ चले, इसके साथ कोई तीसरी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आज यहीं तक मित्रों, कल हम लोग आगे जो है फिर किसी टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।